फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया, वेलकम ऑन ईसीपी। और आप जानते हैं ईसीपी एंड योरपीडिया ने बेस्ट मॉड्यूल लॉन्च किया है। आईटीआई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब्स हैं, एग्ज़ाम है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन लेने वाला है और जिसका प्रिलिमिनरी 15 सितंबर 2024 को है। उसके बाद मेंस होगा, मेंस का सिलेबस सेम है एंड इंटरव्यू उसके बाद होगा। ऐसी जॉब्स जो अपनी स्टेट में निकलती हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी जॉब्स, वंडरफुल जॉब्स होती हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत सा स्टूडेंट इसकी तैयारी नहीं कर रहा। मतलब मेरे को लगता है 5-1 हज़ार बच्चों ने इसको भरा है, 400 बच्चों का प्री क्लियर होना है। 5,000 में से मेरे को लगता है 500-700 बच्चा ही ढंग से तैयारी कर रहा होगा, वेल डायरेक्टेड हो गए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 2 मंथ अभी पड़े हैं हमारे पास, कन्वर्ट किया जा सकता है इसको। अगर आप राइट डायरेक्शन में राइट स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करेंगे, आई एम वेरी श्योर फ्रेंड्स आपका ये जॉब लग जाएगी। और हमने असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के एग्जाम में भी देखा हरियाणा में, इवेंचुअली मैटर ये करता है कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। पॉजिटिव होकर तैयारी करो और योरपीडिया आपको बहुत अच्छा इसका मॉड्यूल दे रहा है। इनफैक्ट इंडिया में बेस्ट मॉड्यूल योरपीडिया का ही है और हम हर पॉइंट पे आपको अच्छी तरीके से उसका सारे का सारा कवर करके प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक टॉपिक है आईटीआई सिलेबस का, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स में से है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस क्या होती है, मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो कि जब मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाता हूँ तो उस बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं वॉल को पुश करूँगा तो वॉल भी मेरे को पुश करेगी। तो जब मैं किसी बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा तो वो बॉडी भी मेरे ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाएगी। तो उस बॉडी के अंदर एक रिएक्शन फोर्स इंड्यूस हो जाएगी जो टेंसाइल रिएक्शन फोर्स होगी। और वो जो टेंसाइल रिएक्शन फोर्स होगी बेसिकली जो बॉडी के अंदर डेवलप होगी, दैट रेजिस्टेंस फोर्स या रिएक्शन फोर्स ऑफ एक्शन पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस जो है बॉडी के अंदर इंड्यूस होता है। सबसे पहले मैं बाहर से लोड या फोर्स लगाता हूं, फिर वो लोड या फोर्स अंदर बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करता है। वो रेजिस्टेंस फोर्स इवेंचुअली जो बॉडी के अंदर है वो डिफॉर्मेशन, आपकी एक्शन आएगा, एक्शन से डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ जो होता है वो स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन से आपका जो रेजिस्टेंस फोर्स इंड्यूस होती है, स्ट्रेस इंड्यूस होता है और ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपका बनता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर ही है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर है। ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपका कंसेप्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। और स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन कंसेप्ट स्ट्रेस स्ट्रेन का क्या है, ये सारे का सारा अलग से एक लेक्चर मैंने इसके ऊपर लिया हुआ है। लेकिन मैं आपको अभी भी छोटा सा एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन होता क्या है वो बेसिकली, अगर मैं कोई एक बॉडी ले लूं और उस बॉडी के ऊपर एक पुल फोर्स लगा दूं, ऐसे मैं उस बॉडी के ऊपर पुल फोर्स लगा दूं, तो इस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड्स होते हैं। मॉलिक्यूल की बॉन्ड की लेंथ को मैं चेंज करने की ट्राई करता हूं। सोचो स्प्रिंग लगा हो 2 बॉल्स के बीच में, जब तुम पुल करोगे तो वो स्प्रिंग की लेंथ चेंज होगी, डिफॉर्मेशन आएगा और उसी डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को स्ट्रेन बोलते हैं। तो डिफॉर्मेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ, जो मैंने बाहर से लोड लगाया, और डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को मैंने स्ट्रेन बोल दिया, इसको लोड बोलते हैं। ये एक्शन फोर्स होता है और डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है लोड से, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को स्ट्रेन बोलते हैं। और जो स्ट्रेस होती है वो बेसिकली जो अंदर आपने रेजिस्टेंस फोर्स इंड्यूस किया, रेजिस्टेंस फोर्स जिसकी वैल्यू लोड के बराबर होती है मैग्नीट्यूड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो सबसे पहले लोड आया, लोड ने डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ जो होती है वो स्ट्रेन होती है और स्ट्रेन से फिर आगे अंदर रेजिस्टेंस फोर्स आती है, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब आज हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस को वाई एक्सिस, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस में क्यों बनाया जाता है, क्योंकि स्ट्रेन इनपुट होती है और स्ट्रेस आउटपुट होती है। स्ट्रेस से पहले स्ट्रेन आती है, स्ट्रेन ही डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ है और डिफॉर्मेशन से पहले लोड होता है। तो लोड आया, लोड से पहले, लोड के बाद आपका स्ट्रेन आया, स्ट्रेन के बाद स्ट्रेस आया। तो स्ट्रेस स्ट्रेन हमने इस तरीके से डिस्कस किया था। अलग अलग टाइप की स्ट्रेस है, अलग अलग टाइप की स्ट्रेन है, वो आपको अलग से लेक्चर उसका दे चुका हूं, वो आप उसको एक बार जरूर देखें। आज का जो हमारा लेक्चर है फ्रेंड्स वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का है और लार्जली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो आपका मैं डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, एक इमेजेस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, जो मैं डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये प्लॉट कहाँ किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है,
एक मशीन होती है जिसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। उसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ओनली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम उसके ऊपर प्लॉट नहीं किया जाता, उसके ऊपर और टेस्ट भी होते हैं, जैसे बेंडिंग टेस्ट भी होता है, टॉर्शन टेस्ट भी होता है। वो यूनिवर्सल मशीन है। क्यों उसको बोला जाता है वो भी डिस्कस किया है हमने। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में एक टेस्ट स्पेसिमेन लिया जाता है और उसको दो जॉज के बीच में पकड़ा जाता है, फिर जॉज उनको खींचता है। जैसे आपके इन दोनों तरफ से एक पुल फोर्स लगेगी, मान लो इस तरीके से एक मशीन है और उस मशीन में आप इस तरीके से उसको पुल करते हो, तो ये पुलिंग फोर्स F लगता है। ये टेस्ट स्पेसिमेन है जिसकी हम लेंथ पहले मेजर कर लेते हैं, जिसको ओरिजिनल लेंथ बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे तुम इसको पुल करते हो तो इसकी ये लेंथ जो बढ़ जाती है, लेंथ चेंज हो जाती है, इसको हम L बोलते हैं। तो डिफॉर्मेशन इज चेंज इन लेंथ, जो L माइनस एल नॉट आई वो आपकी डेल्टा L है, और डेल्टा L पर यूनिट L नॉट। डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ। पहले लेंथ L नॉट थी, फिर फाइनल लेंथ आपकी L हो गई, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L हो गई। अब हमारे पास दो तरह की स्ट्रेन्स होती हैं, एक चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन, एंड दूसरा ट्रू स्ट्रेन होती है, दैट मींस चेंज इन लेंथ ओवर इंस्टेंटेनियस लेंथ। जो एक्चुअल में लेंथ है वो L है, जो ओरिजिनल लेंथ है वो L नॉट है। तो हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, एक ट्रू स्ट्रेस और एक ट्रू स्ट्रेन, और एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन मतलब या नॉमिनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ एक कांस्टेंट टर्म है, और ट्रू स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ ओवर इंस्टेंटेनियस लेंथ। तो हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी हम प्लॉट करते हैं और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी प्लॉट करते हैं। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लेकिन उतना यूज नहीं होता जितना इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यूज होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों करते हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स, जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास एक ओरिजिनल एरिया A नॉट होता है और एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस एरिया जिसको मैं A बोल सकता हूँ। फिर हमारे पास जो स्ट्रेस है वो भी इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट ओरिजिनल एरिया। अब जितनी मैंने बाहर से फोर्स लगाई उसी के इक्वल रेजिस्टेंस फोर्स भी इंड्यूस होगी अंदर। तो रेजिस्टेंस फोर्स इंड्यूस्ड पर यूनिट ओरिजिनल एरिया इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एंड द ट्रू स्ट्रेस इज नथिंग बट the resistance force over instantaneous area. Instantaneous area is less than the original area. तो ये जो true stress, true strain, engineering stress, engineering strain, इनके बीच में रिलेशन है जो लास्ट के स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि उनके बीच में रिलेशन है क्या। पर पहले आपने समझ लिया कि इस तरीके से हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इसको बेसिकली करते हैं। और नॉर्मली जब भी वो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने को बोलेगा तो आप एक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो जिसका नाम होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील होता है जिसके अंदर 0.25 के आसपास कार्बन कंटेंट होता है और वो लो कार्बन स्टील कैटेगरी में आता है। और माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसमें इलेबोरेट वे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए हम उसको प्लॉट करते हैं। और ये जो स्ट्रेस है फ्रेंड्स, ये आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। ये जो है आपका वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। मैंने अभी आपको डिफाइन किया दैट रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया, उसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस बोलते हैं, और ये आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन डायग्राम है, और ये फिर हम माइल्ड स्टील के लिए ड्रॉ करते हैं। अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स देखो। सबसे पहले आपके पास पॉइंट्स आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो प्रोपोर्शनल लिमिट है। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये कर्व नहीं होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। डायग्राम में थोड़ा सा कर्व नजर आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। उसके बाद आपकी थोड़ा सा कर्व बनता है तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आती है, अपर यील्ड पॉइंट, फिर लोअर यील्ड पॉइंट आता है, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन आता है, फिर आपके पास ये जो है वो आपका नेकिंग रीजन आता है। तो ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। एक बात हमेशा याद रखना कि हुक्स लॉ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड होता है। इलास्टिक लिमिट फॉर्मूला में लिखा है, हुक्स लॉ का जो डेफिनेशन है उसमें इलास्टिक लिमिट लिखा होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हुक्स लॉ इज वैलिड टिल प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट? तो हुक्स लॉ बोलता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कौन बोलता है? हुक्स लॉ। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि हुक्स लॉ कौन सी लिमिट तक वैलिड है, उसमें एक चॉइस इलास्टिक लिमिट भी है, एक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट भी है, तो आपने आंसर क्या लगाना है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। व्हाई? बिकॉज अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, और ये एक लीनियर ग्राफ होता है, एक लाइन होती है
तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर मैं प्लॉट करूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक आएगी, इसका जो आपका स्लोप है टेंजेंट थीटा है, वो स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हुक्स लॉ आपका वैलिड होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, और वहां तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, एक लाइन ड्रॉ होती है जिसमें स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज आपका मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अकॉर्डिंगली होता है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, फिर आपका आगे चलोगे तो एक नॉन लीनियर ग्राफ होता है। नॉन लीनियर ग्राफ आपका इलास्टिक लिमिट तक होता है, तो बी मान लो आपकी इलास्टिक लिमिट है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये जो ग्राफ आपका बनता है, अभी और भी ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये जो ग्राफ बनता है, पहले तो इलास्टिक एक स्ट्रेट लाइन होती है, फिर आपके एक नॉन स्ट्रेट लाइन होती है, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ये आपका इलास्टिक लिमिट, ये आपका अपर यील्ड पॉइंट, ये आपका लोअर यील्ड पॉइंट, ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट, ये अल्टीमेट पॉइंट, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। तो देखो ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक है स्ट्रेट लाइन होती है जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है। फिर इलास्टिक पॉइंट आपका थोड़ा सा और आगे आता है, लेकिन P से लेके E तक की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो नॉन लीनियर लाइन है, वहां पावर लॉ लगता है। मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेज टू पावर n, स्ट्रेन रेज टू पावर 1 नहीं, स्ट्रेन रेज टू पावर n। ये कहां होता है, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है। इलास्टिक लिमिट का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मैं बॉडी को अनलोड कर दूं, मैंने फोर्स लगाया, बॉडी स्ट्रेस हो गई, स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, स्प्रिंग डिफॉर्म हो गया, मैंने फोर्स छोड़ा, स्प्रिंग दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ अटेन कर लेता है। ये ओनली इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है कि अगर मैं बॉडी को अनलोड कर दूं तो मेरी बॉडी दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इलास्टिक लिमिट से प्लास्टिक लिमिट में चले गए, देखो ये नीला नीला जो है ये इलास्टिक लिमिट है, ये सारी की सारी इलास्टिक रेंज है। मतलब अगर बॉडी को अनलोड कर दे, बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगी, कोई भी रेजिडुअल स्ट्रेन नहीं होगा, रेजिडुअल स्ट्रेन नहीं होगा, या कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर तुम प्लास्टिक लिमिट में चले गए, देखो येलो कलर का जो प्लास्टिक लिमिट, अगर उसमें तुमने अनलोडिंग किया तो बॉडी यहां नहीं पहुंचेगी, बॉडी परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें कुछ ना कुछ आ जाएगी, रेजिडुअल स्ट्रेन उसके अंदर आ जाएगी, वो प्लास्टिक रीजन है। तो पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दो पार्ट में बटा होता है फ्रेंड्स, एक इलास्टिक लिमिट, एक प्लास्टिक लिमिट, एक इलास्टिक रेंज, एक प्लास्टिक रेंज। एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि एरिया अंडर इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। Area under elastic limit is called modulus of resilience, and total area elastic plus plastic is called modulus of toughness, modulus of toughness। ये दो इंफॉर्मेशन आपने याद रखना है। अब एरिया क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ये आपके दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर ये जो आपका लोअर यील्ड पॉइंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि जो स्ट्रेस लोअर यील्ड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली होती है वो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होती है। जो लोअर यील्ड पॉइंट पे जो आप स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हो वो स्ट्रेंथ होती है यील्ड स्ट्रेंथ, जिसको डिजाइन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो डिजाइन करते टाइम उस स्ट्रेंथ की हम वैल्यू यूज करते हैं। देखो आपको डिजाइन स्ट्रेंथ का मतलब है कि जब भी कोई इंजीनियर कंपोनेंट डिजाइन करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ मान के चलेगा कि इससे ज्यादा मैं लोडिंग ना करूं, नहीं तो बॉडी फेल हो जाएगी। तो वो जो स्ट्रेंथ आप डिजाइन में यूज करते हो वो यील्ड स्ट्रेंथ यूज करते हो, जो लोअर यील्ड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली स्ट्रेस होती है। अब इसमें एक पॉइंट समझो, आप स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में डिफरेंस हम उस लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन आप ये मान के चलना स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को बोलते हैं। स्ट्रेस एक वेरिएबल टर्म है, स्ट्रेंथ मटेरियल प्रॉपर्टी है। स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की होती है, जैसे अगर आप मेरे को बोलोगे माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है तो मैं आपको वैल्यू बताऊंगा, कास्ट आयरन की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है तो मैं आपको वैल्यू बताऊंगा। तो स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच कैन बी इंड्यूस्ड इन द मटेरियल टिल फेल्योर पॉइंट। और फेल्योर पॉइंट किसको बोलते हैं, जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर आ जाए उसको फेल्योर पॉइंट बोलते हैं। ये नहीं कि ये फेल्योर पॉइंट है तो फ्रैक्चर पॉइंट है। जब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, जब बॉडी इलास्टिक लिमिट से प्लास्टिक में चले जाए तो फेल्योर है। तो बता सकते हैं फेल्योर कहां होता है, फेल्योर आपका ये है जहां इलास्टिक से प्लास्टिक में चले जाते हो, तो वो आपका फेल्योर पॉइंट होता है। तो बेसिकली फेल्योर पॉइंट के ऊपर ही हम जो स्ट्रेस निकालते हैं वो आपकी इलास्टिक लिमिट की स्ट्रेस होती है और वो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको देती है। अब कुछ इन टर्म्स आप पढ़ते चले जाओ
कि जो ये एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा और इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करना। ये डॉक्यूमेंट आपका है जो आपको बताएगा कि ये वैल्यूज कैसे हैं, कैसे हमने निकालनी। जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। राइट, लोअर यील्ड पॉइंट, द सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर यील्ड पॉइंट इज, इस पे हम यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस की जा सकती है वो अल्टीमेट पॉइंट है। फ्रैक्चर पॉइंट, जहां से मटेरियल आपका फ्रैक्चर या सेपरेट हो जाएगा। अब हुक्स लॉ मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और विद इन इलास्टिक लिमिट लिखा होता है, लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक होता है। एक लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम भी होती है। तो लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम, आप जितना लोड लगाओ और जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम होता है। स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन को बोलते हैं। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जैसे आपके पास है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप है टेंजेंट थीटा, वो आपको देता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम का स्लोप है वो आपको देता है स्टिफनेस, और स्टिफनेस को ही स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं न्यूटन पर मीटर में। तो लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम मींस मैंने जैसे से लोड लगाया तो कितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको स्टिफनेस बोलते हैं। एक और चीज याद रखना, ये जो आपका लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम का एरिया है ये आपको इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी देता है। लोड इनटू डिफॉर्मेशन क्या होता है? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया है इलास्टिक लिमिट तक, वो आपको देता है इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप स्ट्रेस को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ट्रायंगल है, तो इसका जो एरिया है वो हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन है। स्ट्रेस होता है लोड लेट अस से एफ पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करूं हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एक्स, तो ये स्ट्रेन एनर्जी है, और ए इंटू एक्स जो है वो वॉल्यूम है, एरिया इंटू लेंथ स्पेसिमन का, वो उसका वॉल्यूम है। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके दो नाम है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस। अगर इलास्टिक लिमिट तक है तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, अगर प्लास्टिक लिमिट तक है तो मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो अब हमारे पास दो डायग्राम है, एक लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम जिसकी स्लोप स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट देती है, जिसका एरिया स्ट्रेन एनर्जी देता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जिसकी स्लोप यंग्स मॉडुलस देता है और जिसका एरिया मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस या मॉडुलस ऑफ टफनेस देता है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल, कई बार वो तीन मॉडुलस हम पढ़ते हैं, एक यंग्स मॉडुलस होता है, एक शियर मॉडुलस होता है, एक बल्क मॉडुलस होता है। अगर मैं यंग्स मॉडुलस की बात करूं तो गीगा पास्कल के अंदर स्टील, आयरन, इनकी कितनी वैल्यू होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से मटेरियल की वैल्यू क्या है, और ये स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। तो अगर हल्का सा आपको पता हो तो आप ये बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम की स्लोप, आयरन की स्लोप, स्टील की स्लोप कैसे हमें बनानी है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा इनकी स्लोप कितनी वैल्यू होती है। कई बार वो पूछ लेता है कि कितनी वैल्यू है इनकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की जो स्लोप है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम? ये है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो मैं आपको बता रहा था, ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, यूटीएम जिसको बोलते हैं। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, जैसे यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, पॉइजन्स रेशो। अब जैसे डक्टिलिटी है फ्रेंड्स, वैसे मेलेबिलिटी है, वैसे मेलेबिलिटी है। अब आपको पता है डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? वैसे ब्रिटलनेस है, डक्टिलिटी का अपोजिट है ब्रिटलनेस। डक्टिलिटी क्या होता है? हाउ यू कैन स्ट्रेच अ मटेरियल इनटू वायर, अगर खींच के उसकी वायर बना सको तो वो डक्टिलिटी है, ना बना पाओ तो ब्रिटलनेस है। अगर उसको कंप्रेसिव लोड लगा के तुम शीट बना सको, वो बेसिकली आपकी क्या है? मेलेबिलिटी है। तो देखो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में एक डिफरेंस है। जब तुम पुलिंग फोर्स लगाते हो, वायर ड्रॉइंग, वायर ड्रॉ करने के पुल फोर्स लगाओगे,
तो जब वायर बनानी है तो पुलिंग फोर्स लगाओगे, वो डक्टिलिटी है। लेकिन जब तुम शीट बनाते हो तो तुम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो। तो मैलिएबिलिटी में कंप्रेसिव लोड लगता है, डक्टिलिटी में टेंसाइल लोड लगता है। और डक्टिलिटी का रिवर्स क्या है? ब्रिटलनेस है। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आपको पता लगता है। और ऑब्वियसली आपने इन एडिशन टू दिस क्या निकाला? आप निकाल सकते हैं रेजिलियंस, आप निकाल सकते हैं टफनेस, ये चीज भी यहां से पता लगती है। तो स्ट्रेंथ का पता लगता है, रेजिलियंस का पता लगता है, टफनेस का पता लगता है, डक्टिलिटी का पता लगता है, आपका पॉइजन्स रेशियो का पता लगता है, आपका यंग्स मॉडुलस का पता लगता है, ब्रिटलनेस का पता लगता है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हमें पता चलता है। और ये होता है तुम्हारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्यों बोलते हैं इसको यूनिवर्सल? क्योंकि बहुत से और टेस्ट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अब कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जो मैं आपको दिखाऊंगा, इनको ध्यान से देखना। देखो, ब्रिटल मटेरियल का टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा होता है। कैसे पता लगता है ब्रिटल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल में यील्ड या प्लास्टिक रेंज नहीं होती। जो प्लास्टिक रेंज है वो ब्रिटल मटेरियल में नहीं होती। इसका जो यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट है वो सेम होता है। और डक्टिलिटी कैसे मेजर करते हैं? परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन। स्ट्रेन को कैसे मेजर करते हैं? स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? ये तो परसेंटेज में निकाल लो या एब्सोल्यूट वैल्यू में निकाल लो। ध्यान से देखना, स्ट्रेन आपने बोला चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इनटू 100, तो ये परसेंटेज में आएगा। अगर आपने बोला चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा, जैसे 0.1। स्ट्रेन इज 0.1, मतलब चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 0.1। और अगर परसेंटेज में निकालनी है तो मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10% आ जाएगा। तो स्ट्रेन कैन बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज और इन एब्सोल्यूट टर्म। अब एक चीज समझना कि अगर आपकी स्ट्रेन फ्रैक्चर पॉइंट तक अगर 5% से कम है तो वो मटेरियल ब्रिटल होता है। दोबारा सुनो ध्यान से, अगर आपका फ्रैक्चर पॉइंट तक, जो लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, वहां तक अगर आपकी स्ट्रेन की वैल्यू 5% से कम है तो ब्रिटल है, अदरवाइज वो डक्टाइल है। माइल्ड स्टील होता है 25% के आसपास, और ये देख लो तुम्हारा 5% से कम है। नंबर 2, ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक रेंज नहीं होती और डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक रेंज होती है। ये सारी की सारी कौन सी है? प्लास्टिक रेंज ही तो है सारी, इसको प्लास्टिक रेंज बोलते हैं। सिरेमिक ब्रिटल मटेरियल होता है। पॉलीमर, आप जानते हैं पॉलीमर की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल, पॉलीमर, सिरेमिक। कंपोजिट, मेटल, पॉलीमर, और जैसा पॉलीमर है रबड़ उसी का एक एग्जांपल है। अगर हमसे पूछे भाई प्लास्टिक का बना, मेटल का बना, रबड़ का बना, मैं बोलूंगा ये रबड़ है, ये प्लास्टिक है, आइडियल प्लास्टिक, ये मेटल है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को प्लॉट करने के लिए बोल सकता है वो आपको, वो एग्जाम में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आ सकता है तुम्हें दिखाने के लिए। कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस, मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील क्या है? लो कार्बन स्टील है। ये देखो तुम्हें साफ दिख रहा है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं हम, जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है। तो ये आपका माइल्ड स्टील है, लो कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील इज ब्रिटल, कास्ट आयरन इज ब्रिटल। तो नोट करते जाओ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछेगा आपसे, ये डॉक्यूमेंट में आपको दे दूंगा। माइल्ड स्टील, कंक्रीट, कास्ट आयरन। आप में से बहुत से सिविल इंजीनियर हैं, कंक्रीट कैसा बनता है? कास्ट आयरन ब्रिटल है। कास्ट आयरन की रेजिलियंस अच्छी होती है। रेजिलियंस कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ध्यान से देखना, कास्ट आयरन में लार्जली इलास्टिक रेंज है। सारी की सारी रेंज कौन सी है? इलास्टिक है, क्योंकि कास्ट आयरन ब्रिटल है, प्लास्टिक रेंज तो है नहीं। ये है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और जो आपके स्प्रिंग होते हैं उनकी रेजिलियंस अच्छी होनी चाहिए, स्प्रिंग्स की रेजिलियंस अच्छी होनी चाहिए। मैंने लोड लगाया, डिफॉर्म हो गया, मैंने छोड़ा, वापस आ गया।
अब अगर मैं माइल्ड स्टील का रेजिलियंस देखूंगा तो कास्ट आयरन से कम है, एरिया कम है, तो कास्ट आयरन की रेजिलियंस अच्छी होती है। लेकिन अगर टोटल एरिया लूं माइल्ड स्टील का तो ज्यादा है। तो माइल्ड स्टील एक टफ मटेरियल होता है और कास्ट आयरन एक रेजिलिएंट मटेरियल होता है, याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जा रहा हूं, कभी भी स्प्रिंग जिसकी रेजिलियंस अच्छी होनी चाहिए, स्प्रिंग को हम कास्ट आयरन से नहीं बनाते। जो मशीन बेड होता है का, जैसे लेथ मशीन, ऐसी कोई मशीन, उसको कास्ट आयरन के ऊपर लगा देते हैं हम, मशीन बेड कास्ट आयरन के ऊपर रखते हैं क्योंकि उसकी रेजिलियंस अच्छी होती है। लेकिन हम स्प्रिंग को कभी जो है कास्ट आयरन से नहीं बनाते। अब क्वेश्चन ये उठा कि जब कास्ट आयरन की रेजिलियंस अच्छी होती है तो उसको स्प्रिंग से क्यों नहीं बनाते, सॉरी कास्ट आयरन से क्यों नहीं बनाते। सोच के देखना, जो स्प्रिंग है वो स्पेशल अलॉय स्टील से बनता है। लेकिन ये समझ गए तुम, माइल्ड स्टील टफ मटेरियल है क्योंकि एरिया अंडर इलास्टिक प्लास्टिक रेंज काफी है। कास्ट आयरन एक रेजिलिएंट मटेरियल है, ये तुम्हें समझ आ गया। अब ये डायग्राम देखो ध्यान से, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी इलास्टिक लिमिट, सी अपर यील्ड पॉइंट, डी सी लोअर यील्ड पॉइंट। आई थिंक इसने सेम ही बोल दिया, अल्टीमेट पॉइंट। अब मेरे को ये बताओ कि यील्ड स्ट्रेंथ कौन से पॉइंट पे निकालोगे। यील्ड स्ट्रेंथ जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है वो आपकी लोअर यील्ड पॉइंट पे निकलती है, क्लियरली लिख रहा हूं। अच्छा, हुक्स लॉ कहां वैलिड होता है, यहां वैलिड होता है। हुक्स लॉ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पे वैलिड होता है, राइट। रेजिलियंस कहां तक निकालते हैं, इलास्टिक लिमिट तक निकालते हैं सर। रेजिलियंस यहां तक निकालते हैं, बी पॉइंट तक, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस यहां तक निकालते हैं। ये टिपिकल स्ट्रेन हार्डनिंग नेकिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कौन सा होता है सर, वो रीजन जहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है मटेरियल की। ये कहां देखने को मिलता है, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन में। जो मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर जानते हैं। मैंने एक शीट ली और उसको रोलिंग ऑपरेशन पे लगा दिया, ये देखो ये रोलर ऑपरेशन लग गया, इसके ग्रेन बड़े हैं मेटल शीट के और फिर छोटे ग्रेन बनना स्टार्ट हो गए, ये स्ट्रेन हार्डनिंग। तो मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन में स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। रोलिंग ऑपरेशन, फोर्जिंग ऑपरेशन, शीट मेटल ऑपरेशन। तो हम उसमें क्या करते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। वही डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझने का, पढ़ने का बेस्ट तरीका है उसकी डायग्राम के थ्रू। दो अलग अलग कलर हैं, एक ब्लू जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है और एक पता नहीं कौन सा कलर है, पिंक सा दिख रहा है, ये आपका प्लास्टिक रेंज है। इलास्टिक प्लस प्लास्टिक बोल दिया तो आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस, टोटल एरिया इज मॉडुलस ऑफ टफनेस एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसी में से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। ये देखो फ्रैक्चर पॉइंट पे कितना परसेंट आपकी स्ट्रेन नजर आ रही है, डक्टिलिटी कितनी है 30%, परमानेंट रेजिडुअल स्ट्रेन कितनी है 1%। अगर सी पॉइंट पे अनलोडिंग करोगे तो रेजिडुअल स्ट्रेन आएगी 1%। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या डिफरेंस है। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम प्लॉट नहीं करते क्योंकि उससे कोई एडवांटेज नहीं मिलता। जो नेकिंग रीजन है उसमें दोनों अपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि नेकिंग रीजन में क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में फॉर्मूला याद करो, स्ट्रेस कैसे निकाला था, चेंज स्ट्रेस, आपने जो ट्रू स्ट्रेस थी कैसे निकाली थी, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जब नेकिंग प्रोड्यूस हो रही है तो एरिया तो कम हो रहा है, नेकिंग में एरिया कम हो रहा है, जो इंस्टेंट से एरिया है वो कम हो रहा है, तो आपकी स्ट्रेस बढ़ती हुई नजर आती है, जो गलत इंफॉर्मेशन है। तो स्ट्रेस दो तरीके से बढ़ सकती है फ्रेंड्स। ये देखो स्ट्रेस कैसे निकाला आपने, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। अब सिग्मा दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो एफ बढ़ जाए या ये कम हो जाए।
अगर तो रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाए तब तो मटेरियल स्ट्रांग हो रहा है, जैसे ये इस रीजन में अगर रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाए, रेजिस्टेंस फोर्स कैसे बढ़ती है, जो ग्रेन्स हैं वो एंटेंगल कर लेते हैं एक दूसरे में। स्ट्रेन हार्डनिंग में वही होता है, जो मेटल फॉर्मिंग करते हो, फोर्जिंग करते हो, तो आप स्ट्रेंथ बढ़ा रहे होते हो। कैसे करते हो? स्ट्रेन एंटेंगलमेंट होता है, स्ट्रेन एक दूसरे के बीच में फंस जाते हैं, मटेरियल स्ट्रांग हो जाता है, रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाती है। तो या तो रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाए तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी, या एरिया कम हो जाए। अब इस रीजन में क्या होता है, एरिया कम हो जाता है। अगर एरिया कम हो जाए तो टेक्निकली स्पीकिंग आपकी स्ट्रेस बढ़ती हुई नजर आती है, जो ये है। लेकिन क्या वो स्ट्रेस बढ़ना, क्या वो स्ट्रेंथ बढ़ने से रिलेटेड फिनोमेना है? नहीं। तो हमें गलत इंप्रेशन मिलता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है? ये है। और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या दिख रहा है कि स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस से भी ज्यादा हो रही है, मतलब मटेरियल स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मटेरियल स्ट्रांग नहीं होता है। वो फॉर्मूला वाइज टेक्निकली एरिया कम होता जाता है, वो फ्रैक्चर होने वाला होता है, लेकिन हमें लगता है मटेरियल स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग नहीं होता वो। इसलिए ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम प्लॉट नहीं करते। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहां से अलग होता है? ये नेकिंग रीजन से अलग हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका ये एक वो है, टेबल है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस लोड पर यूनिट ओरिजिनल एरिया, ट्रू स्ट्रेस लोड पर यूनिट इंस्टेंटेनियस एरिया। ओरिजिनल लेंथ L0, चेंज इन लेंथ इंस्टेंटेनियस लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, गेज लेंथ बोलते हैं इसको। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ट्रू स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ ओवर इंस्टेंटेनियस लेंथ। अब इसमें एक बात समझ लो कि ट्रू स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है जो निकालते हैं हम, वो ये निकालते हैं, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉग ऑफ ओरिजिनल एरिया ओवर इंस्टेंटेनियस एरिया, या ओरिजिनल इंस्टेंटेनियस लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन हमने ये फॉर्मूला निकाला, ये ट्रू, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस को हमने S बोल दिया। ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, एंड ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन ये है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन हमने निकाल लिया। और ये जो फॉर्मूला है ये ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। याद कर लो इस फॉर्मूला को, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। समझ आ गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो भाई साहब ये था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो टॉपिक है, कर लो जल्दी से, प्रिंसिपल बन जाओ ITI के, सो दैट आप ITI में प्रिंसिपल बने और हम लोग को इनवाइट करें, हमें चाय वगैरह पिलाएं आप अपने ऑफिस में। सो डू दैट, राइट। ये है आपका वो सारे का सारा सिलेबस जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। उसी के अंदर आज जो टॉपिक किया हमने वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात की, थोड़ी सी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात की। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक हैं, इसको रिवाइज करो। थैंक यू।